So in the previous part we have discussed many points. So in this particular points we are going to discuss about the challenges to Indian security. तो हमने जब चैप्टर की शुरुआत की थी तो हमने इंडिया का डिफेंस देखा. हमने देखा व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल सिक्योरिटी, ways to safeguard national security. Then we looked at India's security system. फिर हमने देखा कि इंडिया के सिक्योरिटी सिस्टम में आर्म्ड फोर्सेस क्या रोल प्ले करती है. जैसे इंडिया का आर्म्ड फोर्स दुनिया का सबसे 7th लार्जेस्ट बड़ा आर्म्ड फोर्स है. हमने देखा कि कैसे द आर्मी, द नेवी और एयरफोर्स अपना काम करती है. देन वी सॉ हाउ द प्रेसिडेंट इलेक्ट्स एंड ही इज़ द कमांडर, सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस ऑफ इंडिया. फिर हमने देखा पैराट्री मिलिट्री फोर्सेस. जैसे इंडिया के कई सारे पैरा मिलिट्री फोर्सेस है जो आर्म्ड फोर्सेस की बहुत ज़्यादा हेल्प करती है. जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, कोस्ट गार्ड है, सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स काम करती है, रैपिड एक्शन फोर्स काम करता है. फिर हमने देखा कि नेशनल कैडेट कॉर्प एनसीसी कैसे बच्चे स्कूल जाने वाले, कॉलेज जाने वाले बच्चों में एनसीसी मतलब डिसिप्लिन और मिलिट्री ट्रेनिंग का इम्प्लीमेंटेशन करता है. फिर हमने होमगार्ड को देखा कैसे होमगार्ड भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामिलिट्री फोर्स के तौर से काम करती है. जब देश में कोई भी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी नेचुरल कैलामिटी हो, किस तरह से ये होमगार्ड्स आके हमारी मदद करते हैं. वी सॉ द वेरियस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द होमगार्ड्स सच एज मेंटेनिंग पब्लिक सिक्योरिटी, सप्लाई ऑफ मिल्क, water and other essential services and so on. Then during the strikes they help in to regulate the traffic, to help people at the time of natural disasters and etc. So these were all that we discussed in the paramilitary forces. Now let us discuss what are the challenges to India's security. तो इंडिया की सिक्योरिटी में ऐसे कौन से challenges इंडिया को फेस करने पड़ते हैं. Right from the time of independence, Pakistan and China have tried to threaten India's national security. There are several disputes between India and Pakistan. For example, the Kashmir issue. तो इंडिया और पाकिस्तान और इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर को लेके बहुत सालों से ये डिस्प्यूट चलता आ रहा है. तो इंडिया और पाकिस्तान का जो मेजर प्रॉब्लम है वो एक्चुअली कश्मीर इशू को लेके ही है. पिछले 60 साल से हम एक दूसरे के साथ पाकिस्तान, स्पेशली पाकिस्तान इंडिया को फोर्स कर रहा है कि वो कश्मीर उसे दे दे या फिर अपनी बाउंड्री पावर बढ़ाने के लिए वो इंडिया को किसी न किसी तरह के थ्रेट करता रहता है. सो फॉर एग्जांपल द कश्मीर इशू, डिस्प्यूट्स ओवर रिवर वाटर शेयरिंग, द प्रॉब्लम ऑफ इन्फिल्ट्रेशंस, डिस्प्यूट ओवर द बॉर्डर एक्सेट्रा. तो ये जो डिस्प्यूट्स है वाटर शेयरिंग को लेके भी है कि कितना पानी इंडिया को आना चाहिए, कितना नहीं आना चाहिए, ये पाकिस्तान डिसाइड करना चाहता है. तो इन्फिल्ट्रेशन का मतलब है गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर को क्रॉस करके इन्फिल्ट्रेट करना, ये भी पाकिस्तान करता आया है. डिस्प्यूट ओवर द बॉर्डर एक्सेट्रा. इंडिया हैज़ कंटिन्यूअली ट्राइड टू सॉल्व दिस इशूज थ्रू डिस्कशंस एंड नेगोशिएशंस. यू विल स्टडी इंडो पाकिस्तान रिलेशंस इन चैप्टर 6. सो इस बारे में हम और भी डिटेल में बात करेंगे चैप्टर 6 में. सो इंडिया एंड चाइना आर इम्पॉर्टेंट कंट्रीज इन एशिया. इन 1962 वी हैव हैड टू गो टू अ वॉर विद चाइना. तो 1962 में इंडिया और चाइना के बीच में एक वॉर हुआ था और इंडिया और चाइना दोनों भी एशिया की बहुत बड़ी कंट्रीज मानी जाती. एज चाइना इज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश hegemony over the countries that are India's neighbors, there are tensions in Sino-Indian relations. तो Sino-Indian का मतलब है इंडिया और चाइना के रिलेशंस में हमेशा से ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे क्योंकि चाइना खुद को दुनिया में सबसे बेहतर साबित करना चाहता है. एशियन कंट्रीज में चाइना नंबर 1 पे आना चाहता है. देर इज़ ऑल्सो अ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना ओवर इट्स बॉर्डर्स. तो बॉर्डर्स को लेके भी इंडिया और चाइना के बीच में अभी भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं. India's security is not only threatened by outside powers but also from within. It is not just the difference between external security and the internal security that is important anymore. तो इंडिया में जो प्रॉब्लम्स है ज़्यादातर प्रॉब्लम्स हमें एक्सटर्नली होते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स अंदरूनी भी होते हैं, कंट्री के अंदर के होते हैं. जैसे कई सारे प्रॉब्लम, जैसे रिलीजन में तनाव है, जैसे हिंदू मुस्लिम रिलेशंस हो या फिर हिंदू क्रिश्चियंस हो, क्रिश्चियन मुस्लिम्स हो. तो ये सारे प्रॉब्लम्स भी इंडिया को फेस करना पड़ता है. फिर रीजनलिज्म है. हर व्यक्ति अगर कहेगा कि हमारा रीजन नंबर 1 है, हमारा रीजन पावर में आना चाहिए, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल. सेवरल रेबेलियस मूवमेंट्स बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी, मतलब अलग अलग टाइप की मूवमेंट्स. कोई कहता है कि इस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को हमें someone says that we should go according to the Marxist ideology, somebody goes by the communalist
आइडियोलॉजीज़। तो ऐसे आइडियोलॉजीज़ की वजह से अलग अलग मूवमेंट्स होते हैं, उन्हें भी इंडिया को फेस करना पड़ता है। रेस एथेंटिसिटी, रेस का मतलब है आप कौन से रेस से बिलोंग करते हो। यहाँ पे कास्ट सिस्टम भी आता है, ओरिजिन सिस्टम भी आता है। एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आर क्रिएटिंग इंस्टेबिलिटी। तो ऐसा कहा जाता है कि एक पर्टिकुलर पार्ट सोसाइटी का ज़्यादा पैसा कमा रहा है और एक पर्टिकुलर पार्ट और भी गरीब होता जा रहा है, तो इसके वजह से भी इंस्टेबिलिटी तैयार होती है। For example, the Naxalite movement in India threats to India's international security, इंटरनल सिक्योरिटी। नक्सलाइट मूवमेंट जो नक्सलबरी में हो रहा है, जो वेस्ट बंगाल में है, उस मूवमेंट की वजह से भी इंडिया को थ्रेट हो रहा है, इंटरनल थ्रेट है। दैन टेररिज्म इज़ द बिगेस्ट चैलेंज टू इंडियाज़ इंटरनेशनल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनेशनल भी कहूँगा मैं, इंटरनल भी कहूँगा, क्योंकि टेररिज्म एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, इंडिया को ज़्यादा फेस करना पड़ता है बाकी की कंट्रीज से लेके, लेकिन फिर भी एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी के तौर पे भी टेररिज्म बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इट इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम एंड इंडिया इज़ मेकिंग एफर्ट्स टू एंड टेररिज्म। तो इंडिया जो अपना रोल प्ले करी, शी इज़ ट्राइंग टू एंड द वॉर। तो ये जो टेररिज्म चल रहा है वो इस चीज़ पे एक स्टैंड लेके है, इंडिया को इसे ख़त्म करना है। हम अलग अलग कंट्रीज़ के साथ फ्रेंडली ट्रीटी साइन कर चुके हैं टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए। So the next is human security. In the post-Cold War period, the concept of national security changed and became broader. तो post Cold War मतलब Cold War ख़त्म होने के बाद national security एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। National security is not only to justify the security of the country but also of the people living in it, because security is ultimately for the people. तो national security सिर्फ किसी country की security के बारे में बात नहीं करते, हम लोग उसमें रहने वाले residents उनकी security के बारे में बात करते हैं। Hence, human security refers to human-centric thinking. It is in human security, it is expected that human beings should be protected from all sorts of dangers and they should be given the opportunities of education, health and development. तो हम ह्यूमन सेंट्रिक का मतलब है जो पर्टिकुलर आइडियोलॉजीज होती है वो सिर्फ ह्यूमंस की सिक्योरिटी के लिए होती है, ना कि चीज़ों की सिक्योरिटी के लिए। तो ये ह्यूमंस क्या सोचते हैं, ह्यूमंस क्या करते हैं, इसके ऊपर वो पूरी तरह से डिपेंड करता है। जैसे अपॉर्चुनिटीज़, किसको कितनी अपॉर्चुनिटीज़ एजुकेशन में मिलनी चाहिए, हेल्थ एंड डेवलपमेंट में मिलनी चाहिए, इकोनॉमिकली किसको कितना स्टेबल होना चाहिए, ये सारी चीज़ें ह्यूमन सिक्योरिटी में देखी जाती है। द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी ऑल्सो इंक्लूड्स द आइडिया दैट conducive environment should be created for everybody to live a respectable life, for overcoming illiteracy, poverty, superstition, backwardness, etc. तो ह्यूमन सिक्योरिटी, द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी, ह्यूमन सिक्योरिटी का मतलब क्या है? वो एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करना जिससे हर व्यक्ति को एक रेस्पेक्टेबल लाइफ, उसे आत्मनिर्भरता से ज़िंदगी जीने का अधिकार है। उसे इलिटरेसी मतलब उसे प्रॉपर एजुकेशन मिलना चाहिए, उसका एजुकेशन कम नहीं होना चाहिए। पॉवर्टी मतलब इकोनॉमिकली वो स्ट्रांग होना चाहिए। सुपरस्टिशन यानी कि वो किसी भी तरह की सुपरस्टिशन से बाहर आना चाहिए। बैकवर्डनेस, सोसाइटी में आगे आना चाहिए। ये सारी चीज़ें ह्यूमन सिक्योरिटी में आती है। एक्सेट्रा ह्यूमन सिक्योरिटी नेसेसिटीज़ द प्रोटेक्शन एंड द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज़ ऑफ द वीकर सेक्शन। तो इन सारी चीज़ों में ह्यूमन सिक्योरिटी में जो सबसे बड़े मुद्दे हैं ये वो सारे ही, लेकिन उससे भी बड़े मुद्दे हैं कि वीकर सेक्शन जो है सोसाइटी में उनको किस तरह से आगे लाया जाए। So these are the various concepts of human security. Let us discuss the next one. So challenges to human security. The biggest challenge to human security is that of terrorism. तो किसी भी ह्यूमन को या फिर एक ग्रुप ऑफ ह्यूमंस को सबसे बड़ी जो सिक्योरिटी को वो स्ट्रेस और प्रॉब्लम होता है वो है टेररिज्म। Terrorism targets common innocent people. It aims at creating terror or fear in their minds so that they begin to feel insecure. तो टेरराइज क्यों करते हैं? किसी भी जगह पर टेररिज्म इसलिए बढ़ाया जाता है क्योंकि कॉमन लोगों के बीच, इनोसेंट लोगों के बीच में अपना डर, उस ऑर्गेनाइजेशन का डर या उस फीलिंग का डर या उस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी का डर बैठना चाहिए, इसके लिए टेररिज्म किया जाता है। दस इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट ह्यूमन सिक्योरिटी इट इज़ नेसेसरी टू पुट एन एंड टू टेररिज्म। अगर इस सिक्योरिटी को बनाए रहना है तो टेररिज्म को ख़त्म करना पड़ेगा। Pollution and other changes in the environment have threatened human life. Diseases like AIDS, chikungunya, swine flu, Ebola have presented a big challenge.
तो पोल्यूशन और अलग अलग डिजीज़ ने भी ह्यूमन सिक्योरिटी को थ्रेटन किया है। अगर हम करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो कोरोना वायरस भी एक ह्यूमन सिक्योरिटी को थ्रेट की तरफ पे देखा जा रहा है। प्रोटेक्टिंग ह्यूमन बींग्स फ्रॉम सच डिसीजेस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ फैक्टर ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी। तो इन सारी डिजीज से अगर खुद का बचाव करना है तो उसे एक ह्यूमन सिक्योरिटी के तौर पे हम देख सकते हैं। So in this particular chapter, we have studies India's defense system. We also tried to understand the change in the concept of security and national security to human security. तो हमने इस एंटायर चैप्टर में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देखी। हम उसकी समरी में वापस से देखेंगे। हमने देखा कि किस तरह से नेशनल सिक्योरिटी, कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी जो थी वो नेशनल सिक्योरिटी से एंड हुआ ह्यूमन सिक्योरिटी में। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे United Nations and international organizations. So let us see a short summary of what we have learned in this particular chapter. Chapter number 3, India's defense system. So the international system is made up of sovereign nations. Even if they cooperate with each other, sometimes there are conflicts between these sovereign nations. तो international system, sovereign nations मतलब powerful individual nations से बना है। वो अपने एक दूसरे के साथ कोऑपरेट भी करते हैं और कभी कभी इनमें कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं। इंटरनेशनल ट्रीटीज कॉन्स्टेंटली कंपीटिंग अगेंस्ट ईच अदर एंड इन्फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजीज फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज कैन बी द कॉज ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स इंटरनेशनल ट्रीटीज होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को चलते हुए एक दूसरे के अगेंस्ट होने वाला बिजनेस कंपटीशन हो सकता है, या फिर जो एक दूसरे से दूसरी जगह पे जाने वाले रिफ्यूजीज होते हैं, इलीगल माइग्रेंट्स जिसे हम कहते हैं, उनके वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट्स बने रहते हैं। टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट इन नेशन में इवन थिंक ऑफ वॉर व्हेन अ नेशन अटैक्स अनदर एंड चैलेंजेस द सॉवरेनिटी। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत सारे टाइम में जब पीसफुल नेगोशिएशंस और कम्युनिकेशंस कम पड़ जाते हैं तो वो पर्टिकुलर कंट्री वॉर के बारे में सोचती है, और जब ऐसा होता है तो एक पावरफुल नेशन दूसरी नेशन की सॉवरेनिटी को चैलेंज करता है। अ नेशंस फर्स्ट ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू कीप द सिक्योरिटी सिस्टम्स वेल प्रिपेयर्ड एंड रेडी। दिस इज कॉल्ड एज नेशनल सिक्योरिटी। तो नेशन, कोई भी नेशन की पहली सिक्योरिटी है खुद की रक्षा करना, उनके रेसिडेंट्स की रक्षा करना, और जब उसका पूरा सिस्टम हमेशा प्रिपेयर रहता है इसे हम कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी। सो सेकेंड आर द वेज ऑफ सेफगार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी। तो अ नेशन मस्ट असेस द थ्रेट टू इट्स जोग्राफिकल बाउंड्रीज एंड द सोर्स ऑफ द थ्रेट। तो किसी भी नेशन को अपनी नेशनल सिक्योरिटी अगर सेफगार्ड करनी हो तो उसे दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन से जोग्राफिकल रीजन में क्या डिस्प्यूट है और वो कहाँ से आ रहा है। In order to keep this threat at bay, the nation has to increase its military might by use of modern technology. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मिलिट्री की पावर बढ़ाना ज़रूरी है और साथ में ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी बढ़ानी ज़रूरी है। Resolving conflict by taking resources to war in order to safeguard national security brings internal peace into danger. अगर ऐसी चीज़ हम करेंगे कि हम किसी भी वॉर लाइक सिचुएशन में खुद को डालेंगे तो किसी भी नेशन की सेफगार्ड सिक्योरिटी को हम चैलेंज करते हैं। So next is the India's security system. India's security system includes the army, the navy and the air force and the three forces that defend the country. तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इंडिया की सिक्योरिटी को बरकरार रखते हैं। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग द जोग्राफिकल बाउंड्रीज इज ऑन द आर्मी। तो आर्मी ज़मीनी तौर पे जोग्राफिकल बाउंड्रीज की रक्षा करता है, नेवी प्रोटेक्ट करता है इंडिया की कोस्ट लाइन, और एयरफोर्स का काम है आसमानी तौर से इंडिया का प्रोटेक्शन करना। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कंट्रोल्स और द थ्री फोर्सेस। तो ये तीनों भी फोर्सेस का कंट्रोल होता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हाथ। सो द प्रेसिडेंट इज द ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंडिंग फोर्सेस। तो हमारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो सुप्रीम हेड और सुप्रीम कमांडर होते हैं वो होते हैं द प्रेसिडेंट। The defense forces cannot take any decisions about war or peace without the consent of the president. तो प्रेसिडेंट की साइन के बिना या प्रेसिडेंट के साथ उस पूरी बातचीत को डिस्कस किए बिना कोई भी डिफेंस आर्मी, डिफेंस फोर्स कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती है, बिकॉज द लैटर रिप्रेजेंट्स द सिविल पावर। प्रेसिडेंट होते हैं सिविल पावर, मतलब लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं द प्रेसिडेंट। तो नेक्स्ट आते हैं द पैरामिलिट्री फोर्सेस। देयर आर पैरामिलिट्री फोर्सेस टू हेल्प द डिफेंस फोर्सेस इन इंडिया। तो इंडिया की आर्मी चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन इंडिया के जोग्राफिकल कंडीशन और जोग्राफिकल एक्सपांस को देखें तो इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है।
तो इसके लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस काम में आती है। दे आर नीदर कम्प्लीटली मिलिट्री फोर्सेस ना कम्प्लीटली सिविल फोर्सेस, ना वो कम्प्लीटली सिविल होती है ना पूरी तरह मिलिट्री पार्ट होते हैं। हेंस दे आर कॉल्ड द पैरामिलिट्री फोर्सेस। देयर मेन टास्क इज टू हेल्प द डिफेंस। तो इंडिया का डिफेंस होता है उसे स्ट्रॉन्ग करने का काम ये करते हैं। पहला आता है द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, दैट इज BSF। उसके बाद आता है कोस्ट गार्ड। उसके बाद आता है द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, दैट इज CRPF। उसके बाद आता है रैपिड एक्शन फोर्स, और उसके बाद आता है लास्ट में होम गार्ड। द NCC, दैट इज द नेशनल कैडेट कॉर्प, इंस्टिल्स द लव फॉर डिसिप्लिन एंड मिलिट्री एजुकेशन इन स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स। तो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स और कॉलेज के जाने वाले स्टूडेंट्स के बीच में मिलिट्री के बारे में आदर निर्माण हो, उसके बारे में उनको डिसिप्लिन या प्यार अपने देश के लिए बरकरार रहे, इसके लिए नेशनल कैडेट कॉर्प की स्थापना की गई। सो लेट अस नाउ सी द चैलेंजेस टू इंडिया सिक्योरिटी। तो इंडिया की सिक्योरिटी के चैलेंजेस क्या है? राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस पाकिस्तान एंड चाइना हैव ट्राइड टू थ्रेटन इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी। तो इन पाकिस्तान और चाइना की ऐसी कंट्रीज है जो इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को हमेशा ही प्रॉब्लम में डालती रही है, थ्रेटन करती रही है। देर आर सेवरल डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कई सारे डिस्प्यूट्स अब भी चल रहे हैं। उनमें से सबसे बड़ा डिस्प्यूट है कश्मीर की बाउंड्री को लेके। इंडिया एंड चाइना आर इंपॉर्टेंट कंट्रीज इन एशिया एज देर आर टेंशंस इन सिनो इंडियन रिलेशंस एंड अ डिस्प्यूट ओवर देयर बॉर्डर्स। तो इंडिया और चाइना के बीच में भी हमारी बॉर्डर्स को लेके अभी भी डिस्प्यूट चल रहा है 2020 में, मतलब करंट ईयर में भी ये वॉर चलती ही जा रही है। Religion, regionalism, several rebellious movements based on ideology, race ethnicity and economic inequality are creating instability inside India. तो इंडिया के अंदर जो इंस्टेबिलिटी तैयार हो रही है, जो प्रॉब्लम्स, इंटरनल प्रॉब्लम्स जिसे हम कह रहे हैं, ये रिलीजन, रीजनलिज्म और सेवरल रिबेलियस मूवमेंट्स की वजह से तैयार हो रही है। तो ये भी एक इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट है। टेररिज्म इज द बिगेस्ट चैलेंज टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी। इट इज़ ग्लोबल प्रॉब्लम एंड इंडिया इज मेकिंग एफर्ट्स टू एंड द टेररिज्म। तो ग्लोबल प्रॉब्लम के साथ में इंडिया को जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो टेररिज्म की वजह से हो रहा है। तो इंडिया का अपना एक स्टांस है, इंडिया से ख़त्म करना चाहता है और इसके लिए दुनिया के अलग अलग देश इंडिया का साथ दे रहे हैं। The concept of human security also includes the idea that a conducive environment should be created for everybody to live a respectable life by overcoming illiteracy, poverty, superstition, backwardness, etc. Human security necessitates the protection of the rights of minorities and weaker sections. तो human security के बारे में बात करते वक्त हम इस कंसेप्ट के साथ बहुत ज़्यादा क्लियर हो गए हैं कि हमें समझ में आ चुका है कि किसी भी व्यक्ति के लिए एक रिस्पेक्टेबल और अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए उसे एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन लेना चाहिए, उसे सोसाइटी में आगे आने का मौका मिलना चाहिए, उसे इकोनॉमिकली स्टेबल होने का मौका मिलना चाहिए। सो इन सारी चीज़ें जब एक साथ मिलती है तो उसे एक ह्यूमन सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। तो ह्यूमन सिक्योरिटी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसे मिलना चाहिए? तो वो जो छोटे सेक्शंस है सोसाइटी का, उन्हें उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। तो जो बड़े चैलेंजेस है ह्यूमन सिक्योरिटी के लिए वो कौन सा है? वो ये है, द बिगेस्ट चैलेंज टू ह्यूमन सिक्योरिटी इज दैट ऑफ टेररिज्म। टेररिज्म गेट्स कॉमन इनोसेंट टारगेट्स common innocent people. It aims at creating terror or fear in their minds so they can begin to feel insecure. तो टेररिज्म ना कि नेशनल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम बल्कि एक ह्यूमन सिक्योरिटी के लिए भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है। Thus in order to protect human security it is necessary to put an end to terrorism. अगर हमें ह्यूमन सिक्योरिटी को सेफगार्ड करना है तो हमें टेररिज्म को ख़त्म करना पड़ेगा। Pollution and other changes in the environment have threatened human life. Diseases like AIDS, chikungunya, swine flu, Ebola, and COVID-19 और कोरोना have presented a big challenge. तो हम करंट सिचुएशन की बात करें तो अलग अलग डिजीज़ के वजह से भी ह्यूमन सिक्योरिटी को थ्रेट मिलता है। तो वो अलग अलग डिजीज़ कौन सी है? वो है एड्स है, चिकनगुनिया है, स्वाइन फ्लू है, इबोला है और कोविड-19 और कोरोना है। तो प्रोटेक्टिंग ह्यूमन बींग्स फ्रॉम सच डिसीजेस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ फैक्टर ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी। तो इन सारे डिजीज से ह्यूमंस का प्रोटेक्शन करना भी एक ह्यूमन सिक्योरिटी का बहुत बड़ा फैक्टर है। सो हियर वी एंड द चैप्टर। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड। यहाँ पे हम चैप्टर को ख़त्म करते हैं और आई होप सबको इस पर्टिकुलर चैप्टर में जितना भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो समझ में आ चुका है।